नागौर राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत होता है? दादाजी कहते हैं कि बेटा, भूत और छलावा एकदम अलग होते हैं। पोता पूछता है, दादाजी ठीक से बताओ ना, कैसे अलग होते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हें अपने गांव की 2 कहानियां सुनाता हूं, जिससे तुमको ठीक से पता चल जाएगा कि तुमने किस खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। पहला किस्सा तो हमारे गांव के पंडित जी का ही है, जिनका नाम हरिहर शास्त्री था। वो आसपास के गांव के सबसे जाने माने पंडित थे। लगभग सभी उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा कराने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा मंदिर पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहां भी विवाह या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उनको दक्षिणा के रूप में वस्त्र अथवा भोजन देकर ही विदा करते। विवाह समारोह में कभी कभी ज्यादा रात भी हो जाया करती थी और रात को गांव में सवारी वाला वाहन मिलना संभव नहीं था, इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी। वो उसी से हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे मिठाई, फल, भोजन, दक्षिणा और वस्त्र लेकर अपनी साइकिल से आ रहे थे। रात काफी घनी हो चुकी थी। 1:30 से 2 बजे रात का वक्त रहा होगा। वो जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का मेमना उनकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल के ब्रेक लगाए, जिससे वो मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित जी ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई है। ये देख पंडित जी की जान में जान आई कि वो छोटा सा मेमना ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और मेमने की तरफ देखा तो वो मेमना बिल्कुल डरा नहीं था। वो भी पंडित जी को देखे जा रहा था। पंडित जी ने उसको देखा तो वो उस मेमने के आकर्षण में आ गए। मेमने का रंग चिट्टा सफेद था। वह इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था, जैसे मानो कोई चीज उस मेमने की तरफ पंडित जी को खींच रही हो। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वो मेमने को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से पकड़कर अपनी साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ बढ़ गए। पंडित जी काफी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेगी तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे विचारों से पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पार कर चुके थे। थोड़ा सा और आगे चलकर उनको अचानक से साइकिल काफी भारी लगने लगी। साइकिल के पैडल खींचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट की तरफ मुड़कर देखा तो उनकी जान हलक में आ गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफेद रंग का मेमना बांधा था। उसकी जगह अब एक चितकबरे रंग का बड़ा सा बकरा आ गया था। पंडित जी के होश तो उड़ गए थे। उनको समझते देर न लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसको छलावा कहते हैं और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूं। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया कि अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा सा लंबा है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है। इसलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब अपने ईश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हांफ रहे थे। उनका सांस फूल रहा था और उनका दिल इतने जोर से धड़क रहा था मानो जैसे उनके सीने को फाड़कर अभी जमीन पर गिर जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, जब जान पर बन आए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो इंसान पीछे नहीं हटता। बस ऐसे ही यहां देखने को मिल रहा था।
पंडित जी को अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर रही होगी। पंडित जी की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनकी घर से दूरी 100 मीटर रह गई थी। वो भगवान का भी धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहां उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मूड गया और पंडित जी भी पास ही में जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतजार में जगी हुई थी, तो उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया और पंडित जी अपनी अच्छी किस्मत को लेकर अंदर आ गए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों हाँफ रहे हो? आप ठीक तो हो? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा, तो वो अब एक काले भैंसे का रूप धरकर उनके आंगन के बाहर ही खड़ा दिख रहा था और गुस्से में फुनकारे मार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड़ी दिख रही थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखर कर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को इसका कोई मलाल नहीं था। उनको अपनी जान बचने की बहुत खुशी थी और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उनका साथ और उन पर विश्वास न होता तो उनके जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेला नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहां से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था, मुझे दरवाजा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा और आगे आ जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नजर दौड़ा रहे थे कि उनकी नजर उनके बनाए उस मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी। और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और आगे जीवन जीने का समय मिल गया। दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये थी शैतानी छलावे की पहली कहानी, अब तुम सो जाओ। मगर पोते को तो अब मजा आने लगा था कि ऐसे कमाल की सच्ची कहानी अगर एक और हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। पोता बोला कि दादाजी, आपने शुरू में कहा था कि 2 कहानियां हैं, इसका मतलब अभी एक कहानी और बची हुई है। तो दादाजी एक और कहानी सुनाओ ना। बस एक और सुना दो। दादाजी पोते के इतना कहने से दादाजी को मानना ही पड़ा और दूसरी कहानी दादाजी ने शुरू कर दी। यह कहानी हमारे गांव के प्रसिद्ध पहलवान, जिसका नाम पृथ्वी पहलवान था, उसकी है। वो हमारे गांव ही नहीं, आसपास के सभी गांव में सबसे बड़ा पहलवान था। वो आज तक किसी से नहीं हारा था। कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने से कतराता था और उसके सामने कुश्ती लड़ने की हिम्मत उस समय किसी पहलवान में नहीं होती थी, तो फिर आम लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते। पृथ्वी के परिवार की खेती बाड़ी की काफी जमीन थी जिस पर उनका परिवार खेती करता था। उनके परिवार ने काफी बड़ा घर रहने के लिए बनाया हुआ था, जिसमें अंदर वाले हिस्से में कमरे बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में उनके पशु बंधते थे। और काफी सारी जगह वहां पशुओं के बढ़ने के बाद भी खाली रह जाती थी, जिसको वो घेर कहते थे। इसी घेर में पृथ्वी पहलवान सोया करता था, बाकी घर वाले अंदर कमरों में सोते थे। पृथ्वी की अभी शादी नहीं हुई थी और न ही उसको कोई काम की फिक्र थी। उसको तो उसके परिवार ने बस पहलवानी के लिए छोड़ा हुआ था और वो पहलवानी में निपुण और कुशल भी था, इसलिए उसका डंका पूरे जिले में बजता था। पृथ्वी को सुबह उठकर कसरत करना, पूरे दिन खाना और रात को उस खाली मैदान यानी कि घेर में सो जाना, बस इतनी ही पृथ्वी की दिनचर्या थी। ऐसे ही वो एक रात सो रहा था। 1 बजे का समय था
उसके कान में एक आवाज गूंजने लगी, जिसको सुनकर वो गुस्से में उठ गया। उसने देखा कि एक 50 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसको उठा रहा था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन है तू और तुझे क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्म है। मैं पास के गांव से तुम्हारे पहलवानी के किस्से सुनकर आया हूं। तुमसे मिलने आया हूं। मैं दिन में शहर जाकर काम करता हूं, इसलिए रात को ही मेरे पास समय रहता है। पृथ्वी ने पूछा कि तुझे आखिर मुझसे क्या चाहिए? ब्रह्म ने कहा कि मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरी पहलवानी का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि मुझे तो तू कोई बड़ा पहलवान नहीं नजर आता। पृथ्वी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी कद काठी एकदम सामान्य थी और कहीं से भी वो पहलवान नहीं लग रहा था। पृथ्वी को नींद बीच में टूटने का गुस्सा तो था ही, साथ में उसने पृथ्वी को ललकार के पृथ्वी की सब्र की सारी सीमाएं भी तोड़ दी थीं। इसलिए पृथ्वी ने सोचा, 2-4 मिनट की बात है, अभी इसको ऐसा उठाकर पटकूंगा कि भागता नजर आएगा। पृथ्वी ने फिर भी कहा कि एक बार और सोच ले, तेरी इस उम्र में हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ेगी। इस पर ब्रह्म ने हंसकर कहा कि पृथ्वी, डर लग रहा है तो मेरे पैर पकड़ ले और खुद को सबसे बड़ा पहलवान कहलवाना बंद कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं यहां से अभी बिना कुश्ती किए चला जाऊंगा। इस पर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, इसको अब ऐसा सबक सिखाकर भेजूंगा कि पूरा गांव हमेशा याद रखेगा। पृथ्वी ने ब्रह्म से कहा कि ठीक है, हम कुश्ती करेंगे, और ये कहकर पृथ्वी उसको उसकी खाली मैदान में थोड़ा आगे अपने अखाड़े में ले गया, जहां जाकर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। पहले तो पृथ्वी ने ब्रह्म को पकड़कर पटकने का सोचा, मगर ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ से बार बार छूट जाता। ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा और आधे से ज्यादा समय इसमें ही निकल गया। ब्रह्म बार बार पृथ्वी की पकड़ से निकलता जा रहा था और पृथ्वी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा काफी देर चलने के बाद इस बार ब्रह्म ने पृथ्वी को पकड़ लिया और जोर से पटक दिया। पृथ्वी की मानो जैसे जान ही निकल गई हो। इतने में मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। सुबह हो गई थी। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे काम पर जाने का समय हो गया है। तू आज रात तैयार रहियो, इस कुश्ती को आज रात आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर ब्रह्म वहां से चला गया और पृथ्वी भी उठकर नहाने धोने चला गया। मगर पृथ्वी के शरीर में काफी दर्द था। पृथ्वी ने पूरे दिन अच्छे से खाया पिया और बस आराम किया। पृथ्वी ने अपनी रात की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कोई उसको कमजोर न समझ ले और उसके नाम पर कोई आंच न आ जाए। गांव में रात को 7-8 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो पृथ्वी भी बाहर घेर में आकर सो गया। मगर वो जानता था कि ब्रह्म रात को आएगा जरूर, और आज उसको ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो यहां से भाग जाएगा और कभी मुड़कर नहीं आएगा। इतना सोचकर पृथ्वी सो गया। उसकी सोच के हिसाब से ही ब्रह्म रात 1 बजे के आसपास आया और उसकी खाट के पास आकर उसको ललकारने लगा। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, उठ जा, देख मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूं, चल वो कल वाला खेल निपटा लेते हैं। ये सुनकर पृथ्वी की आंखों से नींद जाती रही और अब वो उठकर कल के अपमान का बदला लेना चाहता था। तो दोनों अखाड़े में जा पहुंचे। पृथ्वी ने अखाड़े में पानी का छिड़काव किया तो अब दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। शुरू से ही ब्रह्म बार बार पृथ्वी को पटकता रहा। जब जी चाहता पृथ्वी को उठा लेटा और पटक देता। ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ में या तो आता नहीं, अगर पकड़ में आ भी जाए तो चित करने से पहले वो मछली जैसे फिसल कर उसकी पकड़ से निकल जाता। ऐसा ही काफी देर चलता रहा। पृथ्वी की हालत काफी खराब लग रही थी। वो मुश्किल से ही उठ पा रहा था। उधर ब्रह्म ऐसा लग रहा था मानो अभी एकदम तरोताजा है। पृथ्वी को बस एक बार पटका जाना था और उसकी हार निश्चित थी। मगर फिर से पास के मंदिर में आरती होने और घंटियां बजने की आवाजें आने लगीं और ब्रह्म वहां से पृथ्वी को छोड़कर जाने लगा और जाते हुए बोला कि पृथ्वी, आज रात मैं फिर से आखिरी बार आऊंगा और इस मुकाबले का फैसला आज रात को ही होकर रहेगा, चाहे तू जीते या मैं जीत जाऊं।
इतना कहकर वो वहां से निकल गया और पृथ्वी उठकर घर वालों से छुपता हुआ घर के एक कमरे में जाकर लेट गया। पृथ्वी का पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा चोटिल था, क्योंकि पृथ्वी को खुद की ताकत और शैली पर जितना यकीन और मान था, उसके इन 2 रातों में हजारों टुकड़े हो चुके थे, जिसको वो समेटने की असफल कोशिश किए जा रहा था। दोपहर हुई, पृथ्वी ने खुद को संभाला और गांव के बूढ़े वैद्य के पास जाकर शरीर दर्द की दवाई देने को कहा। वैद्य ने कहा कि पृथ्वी, पहले मुझे अपने घाव तो दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी दवाई बनाकर दे पाऊंगा। पृथ्वी ने ओढ़े हुए कंबल को हटाकर अपने शरीर पर लगे सभी घाव वैद्य को दिखाए तो बूढ़ा वैद्य हैरान होकर बोला, पृथ्वी, तुझे कितने लोगों ने मारा है? तू हमारे जिले का सबसे बड़ा पहलवान है। मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा, मगर पहले बता, ये सब हुआ कैसे? पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बात बूढ़े वैद्य को बताई। पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बात बूढ़े वैद्य को बताई। वैद्य ने भी अपने जीवन के 80 साल इसी गांव में अनुभव कमाते हुए गुजारे थे और उनको औषधि की जानकारी के साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। इसलिए बूढ़े वैद्य को सारा मजरा समझते देर न लगी और उसने घाव के लिए लेप तो दिया ही, साथ में ब्रह्म का सामना करने की तरकीब भी बताई और आटा छानने वाली एक छन्नी भी पृथ्वी को दी। पृथ्वी सब समझ चुका था और बूढ़े वैद्य से मिलकर पृथ्वी की हिम्मत भी बढ़ी थी। अब पृथ्वी घर आकर अपने घाव पर लेप लगाता है और रात का इंतजार करता है। फिर वही 1 बजे के आसपास ब्रह्म की आवाज आती है, पृथ्वी उठ जा, आ, इस 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज तेरी पहलवानी की भी आखिरी रात होगी। पृथ्वी तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको तो रात का ही इंतजार था। तो वो मुस्कुराते हुए खाट से उठा और बोला कि हां, आज इस कुश्ती की आखिरी रात ही होगी, कल से हम नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पृथ्वी और ब्रह्म अखाड़े की ओर चल दिए। ब्रह्म अखाड़े के बीच खड़ा होकर बोला, आजा पृथ्वी, पहले तू लगा ले जितना जोर तुझ में बचा है, फिर मैं तुझे मौका नहीं दूंगा। पृथ्वी ने कहा, यार, आज हम लड़ने से पहले अखाड़े में थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, फिर कुश्ती शुरू करेंगे, क्योंकि लड़ते समय धूल बहुत उड़ती है। ब्रह्म, तू ये बर्तन ले और सामने वाले पोखर से पानी लेकर आजा, आरी का दीजिए, फिर हम कुश्ती शुरू करेंगे। इतना कहकर पृथ्वी ने वो मंत्र पर ही छन्नी कागज के लिफाफे से निकालकर जल्दी से ब्रह्म के हाथ में दे दी। ब्रह्म समझ तो गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, मगर उसको पता था कि मैं फिर भी पानी भरकर आज ले आऊंगा और इससे कुश्ती करके आज इसको मारकर ही जाऊंगा। ब्रह्म पोखर की तरफ गया और पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर पानी भर ही नहीं रहा था। ब्रह्म को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी छन्नी में आ क्यों नहीं रहा है। ब्रह्म ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगा दी, मगर छन्नी में पानी नहीं भर सका। जैसे ही पोखर में पानी लेने के लिए छन्नी डालकर निकालता, वो खाली ही निकलती। वो मंत्र पढ़ी छन्नी थी और ब्रह्म ने उसको हाथ में लेकर कहा था कि मैं पानी लेकर आऊंगा। न तो उस छन्नी में पानी भर सकता था और न ही ब्रह्म बिना पानी लाए कुश्ती कर सकता था, क्योंकि मंत्र वाली छन्नी लेकर उसने पानी लाने की बात कही थी। पानी भरने की कोशिश करते हुए सुबह हो जाती है। न ब्रह्म पानी ला पाता है और न वो कुश्ती करके पृथ्वी की जान ही ले पाता है। ब्रह्म सुबह होते ही अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद पृथ्वी बूढ़े वैद्य के पास जाकर रात की सारी बातें बता देता है और उनके पैर छूकर उनको अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। पृथ्वी वैद्य से कहता है कि वैद्य बाबा, ये तो बताओ, वो बला आखिर थी क्या, और वो रात को लौटकर क्यों नहीं आया? वैद्य बाबा बताते हैं कि वो एक छलावा था जो 2 रातों से तुम्हारे साथ खेल रहा था। उसका पूरा खेल 3 रातों का था और वो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। कल की रात अगर तू वो छन्नी उसको नहीं देता तो तेरी मौत निश्चित थी। वो छन्नी मैंने मंत्र पढ़कर तुझे दी थी, जिसकी वजह से उसको छूते ही वो उसके साथ बंध गया
और पानी लाने को मजबूर हो गया। कोई सामान्य छन्नी होती तो वो उसमें आसानी से पानी भर लाता और उसके बाद अपने खेल का अंत तुझे मारकर कर देता, मगर तेरी किस्मत ने तुझे मेरे पास भेजकर बचा लिया। तो ये थी छलावे के खेल की दो कहानियां। छलावा एकदम से इंसान को नहीं मारता, वो तो पहले अपना खेल रचकर उसमें इंसान को फंसाकर पहले इंसान के साथ खेलता है। फिर जब इंसान वो खेल समझने लगता है या वो खेल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो इंसान को मार देता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह किस्सा सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन यहां हम उस गांव का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है यह सच्ची घटना सुनने के बाद किसी के मन में उस गांव के लोगों के लिए घृणा या नफरत का भाव जाग जाए, क्योंकि उस गांव के कुछ लोगों द्वारा यह तुच्छ हरकत की गई है। इसके लिए पूरा गांव जिम्मेवार नहीं था। 2009 में उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में फौजियों से भरी एक जीप पहाड़ों के दुर्गम और संकरे रास्ते से होते हुए जा रही थी। आपको बता दें कि उस जीप में 7 फौजी थे। रात का यह समय था। जीप की रफ्तार सामान्य थी, लेकिन पूरा रास्ता काफी खराब था। जगह जगह बड़ा बड़ा गड्ढा था। जीप चालक फौजी काफी अच्छी ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर एक घुमावदार मोड़ पर जैसे ही उसने जीप को मोड़ा तो जीप एक बड़े पत्थर पर टकराकर लगभग 30 फुट गहरी खाई में गिर गई। जीप के खाई में गिरते ही एक धमाके जैसी आवाज हुई, जिससे गांव के कई लोग वहां जमा हो गए। जीप के 7 फौजियों में से 2 ने तो उसी समय दम तोड़ दिया, लेकिन 5 फौजी दर्द से कराह रहे थे। गांव के कुछ लोग जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे और यह सब देख रहे थे, उन लोगों ने उन घायल फौजियों को अस्पताल ले जाने की जगह उनसे लूटपाट शुरू कर दी। किसी गांव वाले ने फौजियों के गले से सोने की चेन तोड़ ली, तो किसी ने उनकी जेब से पैसे निकाल लिए, और कुछ इतने नीच निकले कि फौजियों की सोने की अंगूठी जब उनकी उंगलियों से नहीं निकली तो घर से चाकू लाकर चाकू से उंगली काटकर वो अंगूठी उन गांव वालों ने हासिल कर ली और सबको मरने के लिए छोड़ गए। पूरी रात वो घायल फौजी तड़पते रहे, खून उनके जिस्म से रिसता रहा, और जब सुबह मदद आई तो एक भी फौजी जिंदा नहीं बच सका था। पुलिस ने आसपास के सभी गांव में जाकर पूछताछ की, मगर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली और इस केस को सड़क हादसा मानकर वहीं बंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों में सब कुछ शांत हो गया। जिन गांव वालों ने लूटपाट की थी, वो लोग अब काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जिन लोगों ने यह निर्मम कृत्य किया था, उनके जीवन में अब कुछ हलचल होने लगी। सोहन, जो कि उसी ग्रुप में था जिन्होंने फौजियों के साथ ऐसी क्रूर हरकत की थी, एक रात अपने घर में सोया था कि उसको किसी के दरवाजा बजाने की आवाज आई। उसने जैसे ही बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर वो सोने चला गया, लेकिन वो बस अपनी खाट पर लेटा ही था कि फिर से इस बार काफी जोर से दरवाजा बजने लगा। सोहन की पत्नी भी इस तेज आवाज से उठ गई। सोहन कुछ सहमा सा दरवाजे तक आया और धीरे से दरवाजा खोलकर उसने देखा कि फिर से वहां कोई नहीं था। दूसरी ओर सोहन के साथ लूटपाट का साझेदारी बिरन अपने खेतों से घर आ रहा था। खेतों की तरफ से ही अचानक उसको बंदूक से गोली चलने की आवाज आई, तो वो उसी दिशा में हो लिया जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन अब उसके काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई आवाज दूर दूर तक नहीं थी। अब बिरन फिर से घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर बिरन को एक फौजी उसके रास्ते में अपनी पूरी वर्दी और हथियार के साथ जमीन पर ही बैठा मिला। वो उसको देखकर चौंक गया। फिर बिरन उसको नजरअंदाज करके फौजी की बगल से निकलने लगा। तभी फौजी ने अपनी भारी आवाज में जोर से बिरन को बुलाया कि बिरन, कहां जा रहा है भाई? आज नहीं लुटेगा मुझे। यह सुनकर बिरन के कान खड़े हो गए और वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। उस फौजी की आत्मा ने बिरन का पीछा किया। बिरन को उसकी टांग पकड़कर पहले तो खूब घसीटा,
फिर पत्थर पर उसका सर मार मार कर उसको अधमरी हालात में फेंक दिया। कुछ देर बाद बिरन के घर वालों ने बिरन को ढूंढ लिया और उसको अस्पताल ले जाने लगे। तभी बिरन ने फौजी वाली बात घर वालों और साथ में कुछ गांव वालों को बताई। सबकी बहुत कोशिश के बाद भी बिरन को नहीं बचाया जा सका। यह बात जब गांव में फैली तो सब लोग सदमे में आ गए और जो 7-8 लोग सोहन और बिरन के साथ थे उस काली करतूत में, उन सबको यह अपनी मौत की घंटी लगने लगी। बिरन की मौत वाले दिन से उस गांव में रोज ही अजीब घटनाएं होने लगीं। उन 7-8 लोगों में से किसी का घर पहाड़ से गिरते हुए पत्थर ने तबाह कर दिया, जिससे उसके साथ उसका परिवार भी मारा गया। तो किसी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। कोई पागल हो गया तो किसी ने खुदकुशी कर ली। मगर सोहन अभी तक जिंदा था। वो डरा हुआ तो था, लेकिन उसके पास के गांव के एक ओझा ने विश्वास दिलाया हुआ था कि तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने सब इलाज कर रखा है और तेरी जान पर कोई खतरा नहीं है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन सोहन शाम के समय एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसको अपने पीछे किसी व्यक्ति के चलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो समझ गया कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब वो तेज चलने लगा। इस बार उसको कई लोगों के पीछे चलने की आवाज आने लगी, जैसे मानो एक बटालियन कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही हो। सोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखने का फैसला किया और अपने कदमों की गति को और बढ़ा दिया। मगर पीछे से आती कदम ताल की आवाज भी बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि उसको लगा जैसे अभी कोई फौजी उसके कंधे पर हाथ रख देगा। इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सभी 7 फौजी उसके पीछे अपनी पूरी वर्दी में हथियार लिए और आंखों में खून भरकर चल रहे हैं। सोहन वहां से भाग लिया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका और जमीन पर गिर गया। फिर सभी फौजियों ने उसको घेर लिया और उसके शरीर पर अपनी बंदूकों के बट से खूब मार लगाई। सोहन ने ही फौजियों की उंगली काटकर सोने की अंगूठियां निकाली थीं, इसलिए सोहन की सारी उंगलियां तोड़ दी गईं। उसके चेहरे को पेड़ की छाल से रगड़ रगड़ कर उसके चेहरे की खाल को छील दिया गया। फिर उसकी सभी हड्डियां तोड़ दी गईं, लेकिन उसको मारा नहीं गया और इसी हाल में फौजियों की आत्मा उसको छोड़ गई। सोहन के जीवन की आखिरी चंद सांसें बची थी जो वो गिन रहा था। इधर गांव वालों ने यह सोचा कि सोहन को कहीं बाघ तो नहीं खा गया। यह सोचकर सोहन के घर वालों के साथ वो उसको ढूंढने निकले थे, जिससे वो कई जगह ढूंढकर अब सोहन के पास आ गए थे। सोहन को बचाने के लिए जब सब लोग उसको लेकर चले, तब सोहन ने अपने टूटे स्वर में यह घटना बताई और अपनी गलती से भी सबको अवगत कराया। अस्पताल पहुंचने से पहले सोहन ने दम तोड़ दिया और ऐसे फौजियों की आत्मा ने अपने साथ हुए इस नीच कृत्य का बदला लिया। फौजियों का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी आत्मा ने न तो वहां गांव वालों के घरों को बसने दिया, जिससे वो और ऊपर घर बनाकर रहने लगे। बस उनके खेत नीचे उसी पुरानी जगह थे जिनमें वो दिन में आया करते थे। फिर फौजियों की आत्मा ने उनके खेतों से भी उनको दिन में ही खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो खेत भी वीरान हो गए। गांव वाले आज भी बताते हैं कि हमारी नई जगह, नए घरों में भी हमें चैन नहीं है। आए दिन वहां आज भी भूतहा घटनाएं आम सी बात बन गई हैं। फौजियों को गांव वालों पर अन्याय का साथ देने और उनके मरने के बाद भी चुप रहने का गुस्सा है, जो पता नहीं कब तक चलेगा। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं, भूतिया स्टेशन। रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ सालों के बाद अपने गांव रणकपुर गया। अपने पिता से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। वहीं उसकी मां ने उसके सभी दोस्तों के लिए बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना बनाया। खाना खाने के बाद सभी दोस्तों ने गांव घूमने की जिद की। रोहन अपने पिता की आज्ञा लेकर उन्हें गांव घुमाने ले गया, लेकिन जाते जाते उसके पिता ने उनसे कहा, सुनो बच्चों, शाम होने से पहले लौट आना और हां, ध्यान रखना, रेलवे स्टेशन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। स्टेशन न जाने की बात सुनकर
रोहन के दोस्तों ने पूछा, रोहन, तुम्हारे पिताजी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे? रोहन ने बताया, सालों पहले वहां एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी से यहां का स्टेशन भूतिया हो गया। कहते हैं कि आज भी इस स्टेशन से रोज रात को लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। यह सुनकर रोहन का दोस्त मोनू बोला, अरे यार, तुम भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? यह भूत भूत कुछ नहीं होता है। तभी रोहन का दूसरा दोस्त भानु बोला, यार, मैंने आज तक कोई भी हॉरर प्लेस नहीं देखा है, चलो ना देखकर आते हैं। रोहन का एक और दोस्त था विशाल। उसने इस मामले पर कुछ नहीं कहा और सबकी बातें सुनता रहा। रोहन भी भूत जैसी बातों पर कम ही विश्वास करता था। ऐसे में दोस्तों के कहने पर वह उस भूतिया स्टेशन पर जाने को राजी हो गया। चारों दोस्त स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में एक ट्रेन मास्टर वहां पहुंचा और बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता नहीं है? जल्दी से यहां से चले जाओ, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर रोहन थोड़ा डर गया और वापस घर जाने की बात करने लगा। लेकिन उसके अन्य दोस्त मोनू और भानु बोले, अरे यार, ये मास्टर हमें ऐसे ही डरा रहा है। अगर सच में यहां कुछ होता तो क्या यह मास्टर यहां होता? नहीं ना, ये ऐसे ही डरा रहा है। थोड़ी ही देर में वहां एक ट्रेन आई जिसमें से बहुत ही अजीब अजीब लोग उतरे। थी। किसी के बाल बहुत लंबे थे तो किसी के नाखून। किसी की आंखों से खून टपक रहा था तो किसी की गर्दन से। यह भयानक नजारा देखकर चारों दोस्त बुरी तरह से डर गए। देखते ही देखते वो सभी लोग उन चारों के पीछे भागने लगे। चारों दोस्तों ने स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने स्टेशन का रास्ता बंद कर दिया। एक भूत बोला, तुम्हें भूतिया जगह पर घूमने का शौक है ना, तो चलो घूमो। यह कहकर भूत ने भानु को जकड़ लिया। तभी विशाल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मेरे दोस्त को छोड़ दे, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। भूत बोला, अच्छा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तभी विशाल ने अपने बैग में से एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली। यह शुद्ध जल था, जिसे देखकर भूत बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। अब विशाल ने हिम्मत करके सभी भूतों को अपने दोस्तों से दूर रखा और जैसे तैसे करके वो स्टेशन से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद विशाल ने स्टेशन के गेट को तंत्र मंत्र से बंद कर दिया। घर जाते समय सभी दोस्तों ने विशाल से पूछा कि उसे यह सब कैसे आता है। विशाल ने बोला, इकात की कहा अस्सी थी द्योआ। मेरे पिताजी तांत्रिक थे जो भूतों को अपने वश में किया करते थे। बस उन्हीं से मैंने यह सब सीखा है। यह सुनकर सभी दोस्त मुस्कुराने लगे और उसे धन्यवाद करने लगे। उस दिन के बाद कोई भी उस स्टेशन पर नहीं गया। वह ताला आज भी स्टेशन के गेट पर लगा हुआ है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। श्रापित कुर्सी। सालों पहले चंबल के बीहड़ों में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था वीरप्पन। उसकी चोरी और क्रूरता के किस्से दूर दूर तक थे। लोग उसके नाम से भी डरते थे। चोरी करने के बाद डाकू वीरप्पन को दारू पीने का बहुत शौक था। उसकी एक पसंदीदा कुर्सी थी, वह हमेशा उस पर बैठकर ही दारू पीता था। एक बार वीरप्पन का एक साथी कालू मजाक मजाक में उस कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अरे भाई, ये कुर्सी तो लाजवाब है। अब समझ आया तुम इस कुर्सी पर किसी को भी क्यों नहीं बैठने देते हो। यह इतनी आरामदायक जो है। अपने साथी को कुर्सी पर देखकर वीरप्पन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह चिल्लाते हुए उससे बोला, मैंने तुझे कितनी बार मन किया है, यह कुर्सी मेरी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर बैठने की। यह कहकर वीरप्पन ने मार मार कर उसकी हालत अधमरी कर दी। कालू ने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठानी और पुलिस को उसका ठिकाना बता दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। जिस दिन वीरप्पन को मौत की सजा सुनाई जानी थी,
उस दिन जेलर ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी। इस पर वीरप्पन ने कहा, मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर थोड़ा समय बिताना चाहता हूं। जेलर ने उसकी बात मान ली और कुर्सी मंगवाई गई। वीरप्पन आराम से कुर्सी पर बैठा और उसे जगह जगह छूने लगा। थोड़ी ही देर में कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी मौत हो गई। इस दिन के बाद वह कुर्सी श्रापित हो गई। वीरप्पन की मौत के बाद उसकी कुर्सी को वापस उसके घर में रख दिया गया। इसके बाद जिस किसी ने उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई। वीरप्पन की मौत के बाद सबसे पहले कालू इस कुर्सी पर बैठा। उसी रात एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक पायलट ने इसे खरीदा। थोड़े दिनों में उसकी भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इसके बाद दो भाइयों ने और इस कुर्सी को खरीदा। सुनने में आता है कि जिस दिन से यह कुर्सी उनके घर गई थी, उसी दिन से दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगीं। एक दिन दोनों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। यह सब उस श्रापित कुर्सी के कारण था। कहते हैं कि इसके बाद इस कुर्सी को जादू मंत्रों में जकड़कर एक म्यूजियम में रख दिया गया है ताकि किसी की मौत न हो। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। पिशाचिनी, एक डरावना मंजर। जौनपुर पहाड़ों में बसा एक गांव, जहां सालों से बुजुर्ग पिशाचिनी के किस्से सुनाते आ रहे थे। गांव के बूढ़े लोगों का कहना था कि पिशाचिनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जवान लोगों को अपना शिकार बनाती है। आज तक जिस किसी ने भी उस पिशाचिनी को देखा है, वो जिंदा नहीं बचा है। इसी वजह से गांव 7 बजे के बाद उस गांव का कोई भी मर्द घर से बाहर नहीं निकलता। पिशाचिनी के किस्से सुनकर ब्रिजेश इस गांव में पहुंचा। वह एक जुझारू पत्रकार था जो हमेशा सच को लोगों के सामने लेकर आता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली जिसमें जौनपुर और पिशाचिनी का जिक्र था। ब्रिजेश को यह एक शानदार स्टोरी लगी जो उसे रातों रात शोहरत दिला सकती थी। उसके चैनल वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने तय किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन वह कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ जरूरी सामान लेकर वह जौनपुर की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। ऐसे में वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के सभी घरों के दरवाजे बंद थे। एक घर से रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। घर में कोई है? मुझे इस गांव के पुराने मंदिर जाना है क्या? आप मुझे इसका रास्ता बता सकते हैं? ब्रिजेश की बात सुनकर एक बुढ़िया ने गेट खोला और कांपती आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो बेटा? ब्रिजेश बोल, मैं पत्रकार हूं और यहां पिशाचिनी की सच्चाई जानने आया हूं। माताजी, यहां क्या सच में कुछ अजीब होता है? ब्रिजेश की बात सुनकर वह औरत बुरी तरह से डर गई और बोली, तुम यहां से चले जाओ। रात होते ही वह यहां आ जाएगी और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती है। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। ब्रिजेश को बुढ़िया की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह ढूंढते ढूंढते उस पुराने मंदिर में पहुंच गया। उसने वहीं रात गुजारने की सोची और अपना कैमरा सेट किया। रात के 10 बज चुके थे और गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। हवा के चलने से पत्तों की आवाज भी बहुत भयानक लग रही थी। ब्रिजेश ने अपना खाना खाया और मंदिर के गर्भगृह में जाकर लेट गया। आधी रात को अचानक तेज आंधियां चलने लगीं। उसे कैमरे पर एक साया नजर आया। इसी के साथ उसे एक औरत के चिल्लाने की दर्द भरी आवाज भी आई। वह उसे देखने बाहर गया तो उसकी नजर एक साए पर पड़ी जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। एक डरावने साए को अपनी ओर आता देखकर ब्रिजेश बुरी तरह से डर गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए और उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, तू मेरी सच्चाई लोगों को दिखाएगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूं। यह कहकर उसने ब्रिजेश पे वार किया और वह वहीं गिर गया। अगली सुबह गांव में हर कोई बातें कर रहा था।
पुराने मंदिर में एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा है। वह पत्रकार जो कल वहां आया था, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। तभी गांव के एक व्यक्ति ने कैमरे की आखिरी फुटेज को देखा, जिसमें सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत हवा में उड़ रही है। उसकी आंखों में खून और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। फुटेज में ब्रिजेश के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थीं। गांव वाले समझ चुके थे कि पिशाचिनी ने उसे अपना मोहरा बना लिया है। इस दिन के बाद कोई भी रात को उस पुराने मंदिर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। कब्रिस्तान का भूत। राजू 4 पैसे कमाने के लिए अपने गांव से शहर आया था, लेकिन यहां उसे ठहरने की कोई जगह नहीं मिली। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह किसी होटल में ठहर सके। ऐसे में जब काम ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, तो रात गुजारने के लिए राजू ने पुराने कब्रिस्तान में ठहरने का निर्णय किया। पूरे शहर में एकमात्र यही ऐसी जगह थी जहां से उसे कोई भी रुकने को मना नहीं करता। राजू अपना सामान लेकर एक कब्र के पास सो गया। उसे यहां बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहां रात गुजारने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और शहर की लाइटें बंद होने लगीं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो गई। यह सब देखकर राजू बुरी तरह से डर गया और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी बस आज बचा लो, कल से मैं इस कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। थोड़ी ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं और कब्र से एक परछाई बाहर निकली। कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस कब्रिस्तान में कोई जिंदा व्यक्ति आया है। उस परछाई को देखकर राजू बुरी तरह से डर गया। राजू बोला, मैं राजू हूं। मेरे पास रात गुजारने को कोई जगह नहीं थी, तो मैं यहां चला आया। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। प्लीज मुझे कुछ मत करना। कब्र से बाहर निकली परछाई ने राजू से पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, हां। राजू की बात सुनकर कब्र का भूत बहुत ज्यादा खुश हो गया। दरअसल यह भूत अपने जमाने का एक खूंखार डाकू था, जिसे उसके ही दोस्तों ने उसे सोने के लालच में मार दिया था। भगवान ने उसे मुक्ति नहीं दी, लेकिन उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, जिसके चलते भगवान ने उससे कहा था कि सालों बाद इस कब्रिस्तान में एक व्यक्ति आएगा जो उसे दुनिया से मुक्ति दिलाएगा। राजू वही व्यक्ति था। कब्रिस्तान के भूत ने राजू से कहा, तुम यहां पैसे कमाने आए हो? राजू बोला, हां, मेरे पिताजी का सपना है कि गांव में एक स्कूल हो ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। अब गांव में कमाई का अच्छा साधन नहीं है, तो मैं पैसे कमाने के लिए शहर आ गया। राजू की बात सुनकर भूत बोला, मैं तुम्हें एक साथ इतने पैसे दिलवा सकता हूं कि तुम अपने गांव में स्कूल भी खुलवा लोगे और अपने लिए कोई दुकान भी खोल लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। यह सुनकर राजू को थोड़ा डर लगा, लेकिन हां करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। भूत राजू को एक हवेली में लेकर गया, जहां सालों पहले वो रहा करता था। वहां उसने एक सीक्रेट सुरंग दिखाई, जहां उसने सरकारी खजाना छुपाया था। साथ ही उसने अपने 3 साथियों के नाम और फोटो भी दिखाई। उसने राजू से कहा, सालों पहले यह खजाना मैंने सरकार से छुड़ाया था, लेकिन जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैं पुलिस को समर्पण करना चाहता था, लेकिन इस खजाने के लालच में मेरे ही साथियों ने मुझे मार दिया। मैंने इस खजाने को यहां छुपा दिया था। तुम पुलिस को यहां ले आओ और उसे पूरी बात बताओ। इस इनाम का 20% हिस्सा तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, और मेरे कातिलों के पकड़े जाने पर मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। राजू तुरंत पुलिस के पास गया और उसे पूरी बात बताई। शुरू में पुलिस ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन खजाना देखने के बाद उन्हें उस पर विश्वास हो गया। पुलिस ने राजू को बताए हुए बाकी के डाकुओं को भी पकड़ लिया और कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा सुनाने के बाद आसमान में एक तेज रोशनी हुई,
जिसमें कब्रिस्तान का भूत विलीन हो गया। इसके बाद पुलिस ने राजू को उसका ईमान दिया। इन पैसों से उसने गांव में स्कूल बनवाया और अपने लिए एक राशन की दुकान खोल ली। अब गांव के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। छलावा। सर्दियों की छुट्टियों में शीला अपनी बहनों के साथ अपने मायके आई थी। शीला का मायका उत्तराखंड का एक गांव था। इस गांव में छलावों की कहानियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थीं। लेकिन इन सब से बेखबर बच्चे अपने ननिहाल जाकर बहुत ज्यादा खुश थे। गांव में भी अनोखी चहल पहल थी। खेतों में गेहूं की बुवाई की तैयारी जोरों पर थी। कहीं गोबर डाला जा रहा था तो कहीं झाड़ जलाए जा रहे थे। शीला और उसकी बहन के बच्चे दिन भर खेलते रहते, खेत के बागों से फल खाते, झरनों में नहाते और रात को नाना नानी से कहानियां सुनते। एक दिन सभी लोग घर के आंगन में सो रहे थे। तभी गांव में हल्ला मचने लगा। लोगों ने बताया कि गिरीश, जो उनके पड़ोसी का लड़का था, उसके खेतों में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। गांव के सभी बुजुर्गों ने मशालें बनवाईं और दूसरे लड़कों को उसके खेतों की तरफ भेजा। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि गिरीश को किसी छलावे ने पकड़ लिया है और वो उसे गांव की सीमा रेखा के पार ले जा रहा है। अगर वो बाहर चला गया तो बच नहीं पाएगा। लोग उसे बचाने के तरीके ढूंढ रहे थे कि तभी शीला की ताई जी, जो वृद्ध थीं और बिना सहारे चल नहीं पाती थीं, चमत्कारिक रूप से उठीं और तेजी से भागकर गिरीश को सीमा रेखा पार करने से रोक लिया। वह उसे गांव के अंदर ले आई और उसके सिर पर मंत्र बुदबुदाने लगी। थोड़ी ही देर में गिरीश को होश आ गया। जब गिरीश को होश आया तो उसने बताया कि वो खीर खाकर दोपहर को खेतों में फ्रेश होने गया था, जहां उसे एक पहाड़ी भेड़ दिखाई दिया। वह उसको पकड़ने करने के लिए ही उसके पीछे दौड़ रहा था। ताई जी ने बताया कि वो भेड़ नहीं बल्कि एक छलावा था, जो मीठा खाकर दोपहर में बाहर आने की वजह से उस पर हावी हो गया था। अगर उस दिन शीला की ताई जी न पहुंचती तो गिरीश शायद कभी लौट कर न आता। गांव के लोग आज भी उस दिन को याद करके कांप जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।